नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अंतिम क्षण। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पापा उन दिनों खामोशी की चादर ओढ़ चुके थे। अपने सभी भाई बहनों में मैं पापा के सबसे ज़्यादा करीब रही हूँ। मेरा संवेदनशील मन हर पल पापा को खो देने के भय से व्याकुल रहता था। उनके करीब बैठकर उनके स्पर्श को, उनकी खुशबू को अधिक से अधिक अपने भीतर समाहित कर लेना चाहती थी मैं। अब इसी स्पर्श के एहसास में, इसी खुशबू में और मेरी स्मृतियों में ही तो वह मेरे भीतर सदा के लिए जीवित रहने वाले थे। इसीलिए अधिक से अधिक उनके करीब रहने का प्रयास रहता था मेरा। मन में सोचा करती थी मैं, क्या महसूस कर रहे होंगे पापा इस समय अपनों का साथ छूट जाने का गम, या फिर मुट्ठी में बंद रेत की तरह हाथ से फिसलती जिंदगी को पकड़ लेने की छटपटाहट, या जल्द से जल्द इस भवसागर को पार करने की चाहत। जाते हुए व्यक्ति के मनोभावों को कहाँ कोई समझ पाया है आज तक। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका अनुभव तभी होता है जब इंसान स्वयं उस स्थिति से गुजर रहा होता है। कल पापा इस स्थिति में थे और आज मैं यकायक ही उनकी स्थिति में पहुंच गई हूँ। किंतु उनके और मेरे होने में भी बहुत बड़ा अंतर है, उम्र का एक बहुत बड़ा अंतराल। पापा उस समय 85 वर्ष के थे। मम्मी पहले ही चली गई थीं। अकेलेपन और बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक दुर्बलता ने उन्हें हर चीज़ की निरर्थकता का बोध करा दिया था। यह उनकी उम्र का सच था। किंतु मैं तो अभी मात्र 60 साल की हूँ, इसलिए मेरी उम्र के सच भी दूसरे हैं। मुझे देखकर मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाना भी कठिन है। 4 वर्ष पूर्व जब से नानी और दादी बनी हूँ, जिंदगी के सोए हुए तार एक बार पुनः झंकृत हो उठे हैं। अपनी नातिन और पोते की मासूम मुस्कुराहटों और शरारतों में अपना बचपन फिर से जी रही हूँ मैं। पोते मनी का भली भांति लालन पालन करना, उसे अच्छे संस्कार देना, अभी तो न जाने कितने दायित्व हैं मेरे। चाहती तो यह थी कि वक्त के साथ सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे स्वयं को दूर कर लूं, किंतु मोह है कि बढ़ता ही जा रहा है और यही मेरी वर्तमान स्थिति का सच है। फिर जानते हुए भी उस कटु सत्य को कैसे स्वीकार कर लूं जो संसार की नश्वरता का बोध कराता हो, वह भी तब जब मैं शारीरिक रूप से अभी तक पूर्णतया स्वस्थ थी। कुछ भी तो नहीं हुआ था मुझे। विवेक ने सबके साथ पैकेज टूर पर यूरोप घूमने का प्रोग्राम बनाया था। 2 महीने बाद की टिकटें थीं। घर में उत्सव का माहौल था। किंतु इंसान के जीवन में तकदीर नाम की भी एक चीज़ होती है जो जब चाहे उसे चकमा दे जाती है और इंसान हाथ मलता रह जाता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार था। प्रारंभ में डॉक्टर ने वायरल समझा, किंतु जब बुखार उतरा ही नहीं तो सभी टेस्ट करवाए गए और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर घर में सभी की रूह कांप गई। लंग्स में कैंसर अपनी जड़ें जमा चुका था। मैं स्तब्ध थी नियति के इस क्रूर मजाक पर। यह भी भला कोई उम्र है जाने की? नहीं नहीं, इतनी शीघ्र मैं इस संसार से, अपने बच्चों से दूर होना नहीं चाहती। तमाम उम्र तो जिम्मेदारियां पूरी करने में गुजर गईं। अभी तो जीवन में सुख भोगने का, अपने शौक पूरे करने का समय आया है। ना जाने कितनी अतृप्त आकांक्षाएं नागफनी के दंश के समान हृदय को कचोटती रहती है, जिनके पूर्ण होने की अब कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ तो यूरोप के टूर की तैयारियां थीं,
और कहाँ हॉस्पिटल के रात दिन चक्कर लग रहे हैं। अमेरिका से बेटी ऋचा और दामाद विराट भी आ गए हैं। इससे पूर्व जब जब पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, बच्चों की किलकारियों और हंसी ठहाकों से घर गुंजायमान हो जाता है, लेकिन इन दिनों घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। मन ही मन हर कोई भयभीत है आने वाले कल से, किंतु प्रकट में सभी मुझ में एक आशा, एक उम्मीद जगाए रखना चाह रहे हैं, जबकि अपने गिरते स्वास्थ्य और काले पड़ते जा रहे शरीर ने मुझे यथार्थ का बोध करा दिया है। ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा है, शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ मन भी हारता जा रहा है। आज दूसरी बार हुई कीमोथेरेपी की पीड़ा ने मुझे तोड़कर रख दिया है। असहनीय दर्द की एक तीखी लहर सारे शरीर को बीध रही है। मैं तड़प रही हूँ और किसी भी तरह इस दर्द से निजात पाना चाह रही हूँ। बिस्तर पर निढाल पड़ी सोच रही हूँ, आखिर क्यों इतना मोह है इस जीवन से। इंसान की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, तब भी क्या वह मरना चाहेगा? मौत सिराने खड़ी हो तो कौन जीवट आत्मा होगी जो खुशी से हाथ आगे बढ़ा देगी, जबकि सच्चाई यही है कि मौत शाश्वत सत्य है। इस संसार में जो आया है वह जाएगा भी। इस मूल मंत्र को इंसान समझ ले तो मन में कोई भय या छटपटाहट नहीं रहती है। सहज भाव से वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता जाता है। कुछ ऐसा ही भाव उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में भी, किंतु चित्त फिर भी शांत नहीं है। अर्धरात्रि की बेला में एक हल्की सी झपकी लगी ही थी कि बाहर से कुछ अस्फुट से स्वर उभरे और नींद उचाट हो गई। धीरज रखिए पापा, आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ऋचा की रुधी आवाज़ पर विवेक का क्रंदन। मैं खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी यह सब। कैसे रहूँगा मीना के बिना। विवेक बिलख रहे हैं। उनके भीगे स्वर से मन धुआं धुआं सा हो रहा है। काश मेरे होठों से एक सिसकारी निकली। इस समय शारीरिक पीड़ा अधिक थी या मानसिक, कुछ कह नहीं सकती। तभी मैंने विवेक को कमरे में आते देखा। मुझे जगह देख वह मेरे करीब लेट गए। स्नेह से माथे पर हाथ रख अपनत्व भरे स्वर में बोले, सोने का प्रयास करो मीना। मेरी पलकों की कोरों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क गए। मन में कितना कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा। न जाने कितने वर्षों बाद आज इस छुअन में मुझे अपनेपन का गहन एहसास हो रहा है। इसी अपनेपन के लिए मैं जीवन भर तरसती रही। क्या सचमुच इन्हें मेरे जाने का दुख हो रहा है या फिर पश्चाताप है मेरे साथ किए अपने सुलूक पर, अथवा इन्हें दुख हो रहा है मेरे चले जाने पर अपने उस आराम के समाप्त हो जाने का जो इन्हें सहजता से प्राप्त था और जिसके ये आदी हो चुके थे। गर्म खाना, धुले प्रेस किए हुए कपड़े और हर वह सुख सुविधा जो पत्नी से पति अधिकार पूर्वक प्राप्त कर सकता है। पता नहीं, किसी के मन के बारे में विश्वास पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु सच यही है कि जिंदगी भर विवेक ने मुझ पर अपना वर्चस्व कायम रखा। इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। बस एक सतही सा रिश्ता चलता रहा, नदी के दो किनारों की तरह जो साथ साथ जो चलते रहते हैं किंतु मिलते कभी नहीं। कभी कभी माता पिता द्वारा लिया गया फैसला इसी बेकसूर की जिंदगी को संघर्ष के हवन कुंड में झोंक देता है। प्रथम रात्रि को सुहाग रात की मधुरिम कल्पना से रोमांचित मैं विवेक की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ क्षण बाद भावहीन चेहरा लिए वह कमरे में आए थे और मुझे उस कड़वी सच्चाई से
रूबरू कराया, जिसे सुनकर मेरी सारी रोमांचक कल्पनाएं यथार्थ के कठोर धरातल से टकराकर बिखर गईं। विवेक को एक विजातीय लड़की से प्रेम था, किंतु माँ पिता ने विवाह की इजाज़त नहीं दी और विवश होकर अनिच्छा से उन्हें मुझसे विवाह करना पड़ा। महज एक औपचारिकता सी पूरी कर विवेक सो गए थे और मैं सारी रात जागकर आंसुओं से तकिया भिगोती रही। आखिर नियति ने मुझे किस कसूर की सजा दी? स्वभाव से मैं बेहद शांत प्रवृत्ति की इंसान रही हूँ। विवेक के प्रति पूर्णतया समर्पित रहकर उनका सदैव अधिक से अधिक ख्याल रखती रही, इस उम्मीद में कि कभी तो मेरे प्रेम और भावनाओं की उष्णता इनका हृदय परिवर्तन करेगी। किंतु वह दिन कभी नहीं आया। मेरी उपलब्धियों और योग्यताओं की उपेक्षा करना और मेरे प्रत्येक कार्य में कमी निकालना इनका स्वभाव बनता गया। घर वाले हों अथवा बाहर वाले, सबके समक्ष मुझे नीचा दिखाकर इन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती थी। आज भी उस रात की स्मृति मेरे दिलो दिमाग में संचित है। अजय के जन्म के समय प्रसव पीड़ा के दौरान मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। विवेक मुझसे यह कहकर कि माँ को घर छोड़कर अभी आता हूँ, सारी रात नहीं आए थे। उस रात्रि की तपिश आज भी मेरे मन को जलाती है। आँखों से बह रहे आंसुओं में प्रसव की पीड़ा, बेटे के जन्म की खुशी और एक पति की उपेक्षा सभी कुछ समाहित था। सुबह को जब वह आए तो कितनी सहजता से बोले थे, सॉरी यार, थकान इतनी थी कि घर जाते ही नींद आ गई। उस समय मेरा हृदय छलनी हो गया था। क्या यही होता है पति का फर्ज? पति का प्यार पहले ऋचा और फिर अजय के जन्म के पश्चात मैंने स्वयं को बच्चों की परवरिश में व्यस्त कर लिया। धीरे धीरे हमारे रिश्तों में ठंडापन बढ़ता गया। मेरे रीते मन में वेदनाओं का बवंडर तब और उठने लगा जब विवेक का एक के बाद एक कई स्त्रियों के साथ नाम जुड़ा। दबे शब्दों में एक अर्थहीन सा विरोध किया था मैंने, और फिर हमेशा की तरह रोकर इस पीड़ा को हृदय की गहराइयों में दफन कर लिया। यहाँ तक कि कभी अपने बच्चों के सम्मुख भी जाहिर नहीं होने दिया। समय के साथ बच्चे बड़े हुए। ऋचा डॉक्टर और अजय इंजीनियर बन गया। दोनों के विवाह हुए। रिया बहू बनकर घर में आई। कदाचित विवेक के मन में बहू की नज़रों में अच्छा बने रहने का भाव रहा हो, इसीलिए हर बात में उसकी प्रशंसा और मेरा मखौल उड़ाना एक दिन अजय को क्रोधित कर गया। रिया की अनुपस्थिति में उसने कहा था, पापा, आपको अपनी पत्नी की इज्जत प्यारी हो या ना हो, किंतु मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। आपकी शय पाकर कभी रिया ने मम्मी के लिए कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी इस आदत को सुधार लें। तब से इनके व्यवहार में कुछ बदलाव अवश्य आ गया, किंतु वह स्नेह और निकटता मैंने इनके साथ कभी महसूस नहीं की, जो पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बनाते हैं। और अब इतने वर्ष बीत जाने पर चला चली की इस बेला में विवेक अपनेपन का एहसास मुझे क्यों दिलाना चाहते हैं? क्या वह नहीं जानते कि तपते रेगिस्तान पर कुछ ठंडी फुहारों का असर कभी नहीं होता? मन में न जाने कितने शिकवे शिकायतों का अंगड़ जंगल सा उगा हुआ है, जिसके नुकीले दंश हरदम मेरे हृदय को लहूलुहान किए रहते हैं। इसी अंगड़ जंगल में भटकते भटकते मुझे पिछले दिन की घटना याद आ रही है। मेरा दर्द भुलाने के लिए अजय मुझे पुरानी एल्बम दिखा रहा था। कुतुब मीनार के प्रांगण में एक अमेरिकन जोड़े स्टेसी और रॉबर्ट से मुलाकात हुई थी। उनके कहने पर हमने उन्हें एयरपोर्ट तक की लिफ्ट दी थी। आपका बाकी सामान?
ऋचा के पूछने पर स्टेसी मुस्कुराई थी। बस ये 2 बैग ही हमारे पास हैं। यात्रा का आनंद हल्का होकर चलने में है, बोझा लाद कर नहीं। इस समय उसकी कही बात में मुझे जीवन दर्शन नजर आ रहा है। मुझे भी तो अब पार की यात्रा पर निकलना है। फिर मैं क्यों अतीत का बोझा सिर पर लादे घसीट रही हूँ? क्यों नहीं उतार फेंकती शिकवे शिकायतों के इस बोझ को, जिसकी वजह से ऊपर से शांत दिखते हुए भी निराशा, वेदना और मानसिक अंतर्द्वंद का एक लंबा सफ़र तय किया है मैंने। आज अगर साफ गोई से काम लूँ तो इस बात से इनकार नहीं मुझे कि अपनी परिस्थितियों के लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है। हर इंसान को अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। तमाम उम्र विवेक के जिस एटीट्यूड के लिए मैं उन्हें दोषी देती रही, क्या उसके लिए अकेले विवेक ही जिम्मेदार है? नहीं, मेरा दब्बू स्वभाव और कमज़ोर व्यक्तित्व भी इसके लिए बराबर का दोषी है, क्योंकि गलत व्यवहार सहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है जितना गलत करने वाला। यह तो संसार का नियम है कि घर हो या बाहर, कमज़ोर इंसान को हर कोई दबा लेता है। प्रारंभ से ही विवेक के दुर्व्यवहार का मैंने कड़े शब्दों में विरोध किया होता तो हो सकता है परिस्थितियां भिन्न होती। बच्चों के कहने के बावजूद मैं कभी विवेक के खिलाफ नहीं बोली, सदैव उनसे डरती रही, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मौत सिराने खड़ी है, इसलिए मैं अपनी कमियों का विश्लेषण बहुत ईमानदारी से कर पा रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, इस संसार रूपी नाट्यशाला में नियति हर इंसान का किरदार निर्धारित करती है, किंतु उस किरदार को संवारना और निखारना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने किरदार को नहीं संवार पाई, फिर किस बात की नाराज़गी और शिकवा शिकायत। हृदय में इस स्वीकार्य भाव के आते ही क्षमा साधना का भाव स्वतः जागृत हो रहा है। वर्षों से मन पर पड़ा बोझ स्वतः हट रहा है। अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार करते ही विवेक के प्रति समस्त क्षोभ और शिकायतें न जाने कहाँ विलुप्त होती जा रही हैं। मन की सारी उलझनों शिकायतों से मुक्त होकर कितना हल्कापन महसूस कर रही हूँ मैं, अतः शांति का अनुभव कर रही हूँ मैं। मोह माया और लेन देन के चक्र से बाहर निकलकर अनाशक्ति की ओर बढ़ रही हूँ। सुबह हुई तो विवेक ने मेरा हाथ थाम रुंधे स्वर में कहा, मीना, मुझे क्षमा कर दो। कोई सुख नहीं दिया मैंने तुम्हें, सदैव तिरस्कार ही किया तुम्हारा। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलकर मेरा हाथ भिगो रहे हैं। कोई और समय होता तो मैं प्रतिक्रिया व्यक्त भी करती, लेकिन अब तो इन सभी बातों से ऊपर उठ चुकी हूँ मैं। संसार की नश्वरता का एहसास उत्पन्न हो रहा है। कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, न किसी सुख का एहसास है, न ही दुख और पीड़ा की अनुभूति। इन सभी भावों के पार एक गहन शांति की ओर बढ़ रही हूँ मैं। धीरे धीरे अंतर्मन में पापा का चेहरा उभर रहा है। आज समझ में आ रहा है कि जाते हुए पापा किस मन स्थिति में थे। हर विचार और हर भाव से वह मुक्त हो चुके थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।